Hello dear students, now let's start with your next chapter number 6, delegation, authority and power. What is delegation, authority and power? Delegation होती है कि हमने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, आगे फर्दर लोगों में जो हमारे आगे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको। और जो पावर एंड अथॉरिटी है कि जब आपके पास पावर होती है, किसी रैंक की पावर है या वैसे करिज्मेटिक पावर है, और अथॉरिटी मतलब आप डिसीजन ले सकते हो या आपके पास अथॉरिटी है, आप किसी रैंक पे हो तो आपके पास अथॉरिटी भी। डेलीगेशन मीनिंग क्या है? मैनी कंपनीज फेल इन देयर स्पेसिफिक बिजनेस बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इफेक्टिव delegation. Delegation is not just telling an employee to answer a call or fill out some paperwork. The manager can make him such easy tasks and it is about assigning challenging jobs. Delegation का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने उनको बोल दिया कि आप आंसर करो ये कॉल या फिर कोई पेपर वर्क करो, कोई भी ये चीज़ नहीं होती। एक्चुअली डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? असाइनिंग द चैलेंजिंग जॉब्स, ताकि वो उसमें डिसीजन ले सके और वो जो काम है वो अपनी सोच समझ से कर सकें। मीनिंग ऑफ डेलीगेशन: डेलीगेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर असाइन अ पोर्शन ऑफ हिज टोटल वर्कलोड टू अदर्स। लेकिन जो मैनेजर है अपना काम दूसरों को असाइन कर देता है, अपने जो वर्क उसका पोर्शन है वर्क का। इफेक्टिव डेलीगेशन परमिट्स मैनेजर टू टैकल हायर प्रायोरिटी ड्यूटीज व्हाइल हेल्पिंग ट्रेन डेवलप लोअर लेवल मैनेजर्स। इसका मतलब डेलीगेशन मेनली करते क्यों है? इसलिए ताकि वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसके ऊपर ज़्यादा वो अपना ध्यान दे और बाकी जो दूसरे काम हैं वो अपने लो लेवल के मैनेजर्स को डेलीगेट कर देता है, ताकि वो उस चीज़ को वो साथ साथ में सीखें भी और वो चीज़ उनमें स्किल्स पैदा हो, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके। डेलीगेशन इज़ नेसेसरी बिकॉज मैनेजर्स हैव लिमिटेड वर्कलोड कैपेसिटी। सबके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है तो इसलिए डेलीगेशन बहुत ज़रूरी है। मैनेजर्स नीड टू बी फ्री एट हाई लेवल रिस्क। जो मैनेजर्स होते हैं उनको ज़्यादा फ्री टाइम चाहिए क्योंकि हाई लेवल के जो टास्क होते हैं उनको उसमें स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं, उसमें काम करना होता है, इसलिए मैनेजर्स आगे डेलीगेट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी। फिर द डेलीगेशन कैन एनहांस एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर। डेलीगेशन क्या हेल्प करती है? एम्प्लॉयज़ को उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आती है और रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर इंक्रीज होता है। फीचर्स क्या है डेलीगेशन के? एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। डेलीगेशन के साथ मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स में क्या होता है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एनहांस होता है। फिर आता है एक्ट ऑफ म्यूचुअल रिलायंस, कि म्यूचुअली वो ऑब्वियसली आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हो तो ये ट्रस्ट क्या है? आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। फिर हमारा है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन मतलब जब आप कोई चीज़ डेलीगेट कर देते हैं तो आपके पास वो डिसीजन पावर आ जाती है, आप अपनी मर्जी से वो फिर सोचते हो और एक्शन लेते हो, ठीक है। तो ये आपकी फ्रीडम हो जाती है थॉट एंड एक्शन, मतलब कि आप साथ में सीखते भी हो जब आप अपनी मर्जी से डिसीजन बदल लेते हो। एक करेजियस एक्ट। डेलीगेशन इज ऑल्सो एक करेजियस। ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि हम अपना काम किसी और को नहीं देना चाहते ताकि वो उसको चीज़ को ख़राब ना कर दे, बट डेलीगेशन से क्या आप ट्रस्ट करते हो ताकि मेरा काम वहाँ पे, तो ये एक तरह से करेजियस एक्ट भी है, ठीक है, किसी को अपना काम देना। फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल। ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड थिंकिंग प्रिंसिपल है और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इससे अच्छा होता है और वो उसका जो डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, इस प्रोसेस से। फिर आती है प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड suggests that every measure before delegated powers the subordinate should be able to clearly define the goals and result expected from। मेनली प्रिंसिपल डेलीगेशन की प्रिंसिपल है कि हम किसी और से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बंदे से मैं काम करवाऊँ, ये काम बंदा करके दे। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जब आप डेलीगेट कर देते हो किसी को तो आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही उसके ट्रांसफर हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कांट बी डेलीगेटेड बाय मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट। अगर हमने अपनी अथॉरिटी तो डेलीगेट कर दी है बट अकेली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी साथ में बनती है। तो हम सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी इंक्लूडेड है।
प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी लेवल, द प्रिंसिपल सजेस्ट द मैनेजर शुड एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी विद इन द जुरिस्डिक्शन एंड फ्रेमवर्क। जो भी और अथॉरिटी भी लेवल, इसमें क्या है कि जो भी आपके मैनेजर ने आपको काम दिया है वो जो आपको फ्रेमवर्क बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास अथॉरिटी होती है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले लो। टू डेवलप ए कल्चर ऑफ हाई डेलीगेशन, मैनेजमेंट शुड प्रैक्टिस फॉलोइंग स्टेप्स: अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टास्क, रिव्यू द टास्क मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, डिफरेंशिएट द टास्क दैट शुड बी डन। मतलब कि हमें डेलीगेशन के उससे पहले क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमें जो एक्चुअल टास्क है वो क्या है उसको समझना है। फिर रिव्यू द टास्क, देखते हैं कि क्या चीज़, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ये चीज़ कर सकता है, और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप टास्क को। उसके बाद क्या है, एनालाइज एंड स्किल कैपेबिलिटीज़ ऑफ सबऑर्डिनेट। फिर आप देखते हो कि किसकी क्या स्किल्स है, किसी के पास कैपेबिलिटी है, फिर उनको सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्म करते हो कि इसने क्या काम करना है, कि और क्या आप बता रहे हो कि उनको डेलीगेट कर दिया, ये आपके पास अथॉरिटी है। क्लैरिफाई द रिजल्ट्स यू वांट, कि आपको क्या रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। बी श्योर टू डेलीगेट द अथॉरिटी, डेलीगेट द राइट पर्सन, प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होती है। एम्प्लॉय अंडरस्टैंड हिज अथॉरिटी, वो भी जो बंदा वो काम कर रहा है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं उसके पास क्या अथॉरिटी है। इनकरेज करना उनको, ठीक है, उनकी जॉब परफॉर्मेंस को फिर एनालिसिस करना। ग्रांटिंग अथॉरिटी टू परफॉर्म, शेयरिंग पावर, being flexible, cross check the subordinates skill, give freedom and autonomy in task performance, ताकि वो इजीली काम कर सके। आइडियाज़ लेके आए और नए नए, कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप करना और बार बार उनकी जॉब मॉनिटर और इवेल्युएट करना। क्लैरिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स, मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट पीपल, ये सारी चीज़ें क्या है, नेवर गिव फाइनल। तो ये सारे स्टेप्स क्या है, ये आपको डेलीगेशन में ध्यान में रखने हैं ताकि जो डेलीगेट आपने काम किया है वो अच्छे से हो। एडवांटेज क्या है डेलीगेशन के, डेलीगेशन हैज़ मल्टीपल इफेक्ट्स सिंस नॉट ओनली द वन डेलीगेटेड बेनिफिट्स इवन द स्टाफ एंड द कंपनी, द वन डेलीगेटिंग रिड्यूसेस हिज वर्कलोड कैन फोकस। मतलब मेन एडवांटेज क्या है कि डेलीगेट करने का, कि जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट काम होते हैं मैनेजर उसके ऊपर एम्फोसिस कर सकता है, बाकी जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते वो फर्दर हम डेलीगेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, जो फ्रीक्वेंट गेट इट टू बेटर डिसीजन बिकॉज एम्प्लॉयज क्लोजेस्ट टू द वेयर द एक्शन। यहाँ पे क्या है कि दूसरे अकेले एक ही नैरो व्यू नहीं होता, वास्ट व्यू हो जाता है, क्योंकि हम डेलीगेट कर देते हैं, उनकी भी थॉट्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं, तो हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं और ये डिसीजन स्पीड अप भी हो जाता है, आपका वैल्यूएबल टाइम बचता है। इश्यूज रिगार्डिंग डेलीगेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होती है डेलीगेशन में। वो क्या है, व्हाट टू डेलीगेट, व्हाट नॉट टू डेलीगेट। मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है मैनेजर को कि वो अपनी क्या अथॉरिटीज़, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करे, क्या ना करे। टू होम शुड अथॉरिटी, और कई बार क्या होता है, कई बार हम किसी रॉन्ग पर्सन को भी डेलीगेट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी टू होम शुड अथॉरिटी टू बी डेलीगेट, ये प्रॉब्लम भी आती है। रिलक्टेंट टू डेलीगेट, कई बार ऐसा क्या होता है कि हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि क्या चीज़ है। कई बार बेटर परफॉर्मेंस वो हम एक्सपेक्ट करते हैं बट एक्चुअली नहीं होती। कई बार ट्रस्ट नहीं होता में सब कई काम कई बार आपने किया होता है मैनेजर ने, बट सबऑर्डिनेट को क्रेडिट मिल जाता है। कॉन्टीन्यूस गाइडेंस भी डिफ़िकल्ट कई बार होती है, और जो एक्चुअल में डिसीजन लिया होता है कि कौन वो चीज़ फेस करेगा। अगर ये चीज़ ख़राब हुई है, डिसीजन ख़राब हुआ है, तो वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट डेलीगेशन, ईजी टू आस्क, वहाँ पे क्या डेलीगेशन में प्रूव द फ्यूटाइल एक्सरसाइज इन सिचुएशन वेयर द बॉस इज़ रेडी टू डेलीगेट बट द सबऑर्डिनेट इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट। कई बार क्या होता है हम मैनेजर्स वगैरह वो रेडी होते हैं टास्क डेलीगेट करने के लिए, बट सबऑर्डिनेट नहीं होता, ठीक है। इजी टू आस्क बॉयज, कई बार क्या होता है बेटर टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द बॉस, ताकि उनकी क्रिटिसिज्म ना हो, ठीक है, उनके ऊपर ना सारा भांडा यू कैन से फूट जाए, तो इसीलिए वो डेलीगेशन नहीं लेते। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, कोई बार उनके पास इंफॉर्मेशन ना हो, कई बार उनको वो काम बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार किसी में, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं डेलीगेशन जब
आपका सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? If I have authority over you, I can expect when I make decision, you will go along with that decision, even if I don't take any time to explain the person। इसका मतलब क्या होता है? आपके पास अथॉरिटी है, आप कोई चीज़ कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। जो भी आप जो टास्क होता है, अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके पास अथॉरिटी भी साथ में आएगी ताकि आप वो डिसीजन ले सको। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक एक्शन, यूटिलाइज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस फ्रॉम सबऑर्डिनेट। इट हैज़ सम इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है। आप मेनली क्या है अथॉरिटी में, आप एक्शन ले सकते हो, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? अथॉरिटी इनेबल्स अ पोजीशन होल्डर टू रेगुलेट द बिहेवियर। जो भी पोजीशन होल्डर है वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने काम कर सकते हैं, ठीक है, और करवा सकते हैं उसके पास अगर अथॉरिटी है। अथॉरिटी अलाउज टू एनफोर्स डिसीजन, ऑब्वियसली अपने डिसीजन एनफोर्स करवा सकता है। अथॉरिटी गिव्स राइट टू ऑर्डर एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। अथॉरिटी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर आपके पास क्या है अथॉरिटी है, मतलब सीनियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि आपके पास ये अथॉरिटी है काम करने की, आपके पास ये है, जबकि लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है वो डिफाइन करती है रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? ट्रेडिशनल इज लेजिटिमेटेड बाय sanctity of traditionally the ability to right to rule is passed down even through heredity. It does not change over time, it does not facilitate social change tends to। यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, टिपिकली जो भी हम फॉलो करते हैं आ रहे कि हाँ पर्सनली मतलब कि आप चाहे किसी वो पर्सन को है वो जैसे फैमिली में हो गया, ठीक है, एक ही बंदे को फॉलो कर, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोल। करिश्मेटिक अथॉरिटी क्या होता है कि कोई आपका ऐसे लीडर है, ठीक है, आप उसको फॉलो करते हो, दैट इज़ करिश्मेटिक अथॉरिटी होती है आपके पास। लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगली आप कोई वहाँ पे आपके वो है ब्यूरोक्रेटिक, यू कैन से कि ये लीडर है और ये पॉलिटिकल लीडर है, हम इसको फॉलो करते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट, तो वो लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है। टेक्निकल अथॉरिटी होती है, कई बार टेक्निकल चीज़ों की आपको समझ होती है, टेक्निकल आप बहुत ध्यान से डिसीजंस लेते हो, आपको उस चीज़ की बहुत नॉलेज होती है, वो टेक्निकल अथॉरिटी में आ जाएगा। फिर आती है एक्सटर्नल अथॉरिटी। एक्सटर्नल अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नली जैसे कोई भी आपका द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट लाइक बिकॉज ऑफ इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग, कि जो भी एक्सटर्नल अथॉरिटी आपको रेगुलेट करती है, ठीक है, लॉ हो गया हमारा वो चीज़। फिर आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अथॉरिटी। एडवांटेज क्या है? अथॉरिटी फिट्स जो है आपकी अथॉरिटी इम्प्लाइज रेजिस्टेंस इफ नॉट एक्सरसाइज्ड प्रॉपरली। अथॉरिटी फिट्स विद द सुपीरियर नीड्स। एडवांटेज क्या है कि जो भी अथॉरिटी होती है हमारी सुपीरियर नीड्स के साथ वो फिट कर जाती है। वर्क इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डरली एंड कंसिस्टेंट मैनर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी माइट ब्रिंग आउट डिसिप्लिन अमंग द पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल्स। इसमें क्या है अथॉरिटी के कारण सब कुछ बहुत ध्यान से, बड़े मैनरली, बड़े सिस्टमेटिक वे में हो सकता है, डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है और क्विकली जो भी है आप डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है। डिसएडवांटेज क्या है? कई बार क्या होता है अथॉरिटी इम्प्लाइज रेजिस्टेंस इफ नॉट एक्सरसाइज प्रॉपरली। अगर आपके पास है तो आप कई बार उसको अच्छी तरह से उसके अपने आप को इम्प्लाई नहीं करवाते उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। अथॉरिटी मे नॉट बी यूज इन राइट। कई बार कोई लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कई बार अथॉरिटी ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ आपके रिजल्ट्स भी आए। मच डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन एक्सरसाइज द अथॉरिटी। जिसके पास अथॉरिटी है उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है अथॉरिटी का जो एक्चुअल रिजल्ट निकले। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ अथॉरिटी माइट प्रूव द डिजास्ट्रस फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कई बार डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अथॉरिटी, तब वहाँ पे सबके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। When the authority is used, people tend to ignore, discount and depreciate the person using the same. जब अथॉरिटी आपके पास होती है तो उसका आप गलत फ़ायदा भी उठाते हो। नेक्स्ट है हमारा पार। पार क्या होती है? जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर डिफाइंस द प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर
within the social relation will be in the position to carry out his own will despite resistance. Along with similar lines, the power of actor A over the B and the amount of resistance and part of it can be potentially overcome by A. मेनली पावर क्या होती है, एक एबिलिटी है किसी को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है. आपके पास पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, वो अगला बंदा आपको फॉलो करता है. इसमें क्या पावर, द पोटेंशियल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स. इन अदर वर्ड्स द कैपेसिटी दैट ए हैज़ द इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी. मतलब कि हम, अब हमारे पास इतनी पावर है कि हम किसी के भी बिहेवियर को चेंज कर दें, वो हमें फॉलो करें. टाइप्स ऑफ पावर. रिवार्ड पावर. रिवार्ड पावर में क्या है, स्टेम्स ऑफ द मेजर यूज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिवार्ड्स टू इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट्स. आपके पास पावर है, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको पॉजिटिवली वो मोटिवेट करेगा, ठीक है, आपको इंक्रीज, आपकी पे स्केल इंक्रीज कर सकता है. और जो दूसरी रिवार्ड क्या, कि आपको जॉब से भी निकाल सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, वो नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव जो आपको रिवार्ड्स मिलते हैं वो होती है रिवार्ड पावर. फिर आते हैं कोअर्सिव पावर. कोअर्सिव पावर में क्या होता है कि हम बेसिकली किसको डरा धमका के थ्रेट करना, वो पावर हम यूज़ करती है, जैसे गुंडे लोग वगैरह है, वो चीज़. फिर लेजिटिमेट पावर क्या होती है, कम्स फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स रेट एंड पोजीशन ऑफ चेन ऑफ कमांड. जो भी आपके फर्दर लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो आपका बॉस है, उससे आगे बॉस है, वो फॉर्मली आप जब वो पावर यूज़ करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, वो लेजिटिमेट पावर. इंफॉर्मेशनल पावर में क्या, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द गिविंग विद होल्डिंग द इन्फॉर्मेशन हैविंग नॉलेज. कई बार किसी के पास नॉलेज बहुत होती है और हम उनसे नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी, इंफॉर्मेशनल पावर. रेफरेंस पावर क्या है, आप किसी ग्रुप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हो, ठीक है. करिश्मा और करेज यू कैन से, जैसे हमारे होते हैं गुरु वगैरह होते हैं, वो दैट इज़ रेफरेंस पावर. उसके बाद आएगी एक्सपर्ट पावर की, किसी एरिया में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, नॉलेज है, वो आपके पास आ गई एक्सपर्ट पावर. अथॉरिटी वर्सेस पावर. अकॉर्डिंग टू जैक्सन, पावर इज अबाउट गेटिंग समवन टू डू समथिंग इररिस्पेक्टिव, एंड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, assumption that person willing to aware and accept the right person doing the ordering to expect compliance. जो पावर होती है, हम किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और जो अथॉरिटी होती है वो क्या है, assumption है कि हाँ पर्सन वो विलिंग है और वो उसको obey करेगा, ठीक है. Thus the power is ability to affect the change where the actual मतलब कि जो हमारी अथॉरिटी है उसमें क्या है, the person actually doing the work at all power while the person who is signed off the authority. कई बार क्या होता है कि आपके पास अथॉरिटी हो या ना हो, फिर भी पावर होती है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो. कई बार आपके पास अथॉरिटी है बट पावर नहीं है, तो आप जो मर्जी कर लो, बट आप वो इफेक्ट नहीं डालता किसी और पर्सन को. पावर इज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स, वेयर अथॉरिटी इज अ पावर टू एनफोर्स द लॉ, ठीक है. पावर से आप अपनी क्या कहते हैं काम करवा सकते हो लोगों से, बट आप अथॉरिटी क्या है कि आपके पास ये पावर है कि आप अपना काम करवाओ और इन्फोर्स करो लॉ को, या कमांड वगैरह करो और बदले में ओबीडियंस एक्सपेक्ट करो. Our chapter is completed. I hope it's clear to you. Thank you.